स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिस्ट्री। और आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्लानिंग की है कि बहुत जल्दी आपको मैं रिवाइज करा सकूं। आपने जो पढ़ा है उसको फिर से आपको मैं चाहता हूं कि आप उसको रिकॉल करें। और इसके लिए हमने इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और बिना समय गंवाए जल्दी हम इसको रिवाइज करेंगे ताकि कम समय में आप अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकें। आपने जो पढ़ा है अब तक उसको आप ठीक से समझ सकें, आप देख सकें कि आपको कितना याद है। ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड की पुस्तक से लिए गए हैं, इसलिए बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमको जरूर दें। एक बात और कहना चाहेंगे आप लोगों से, हो सकता है कि बैकग्राउंड में आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दें क्योंकि बाहर पेड़ पौधे हैं, बगीचा है, इसलिए पक्षियों की आवाज़ आ सकती है, इसका बुरा नहीं मानेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चिली में सैनिक तख्ता पलट कब हुआ? तो इसका उत्तर है 11 सितंबर 1973 को। दूसरा प्रश्न है, पोलैंड में लेक वेलेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने जो संधि सरकार से की थी उसे क्या कहा जाता है? तो जो संधि सरकार से की गई थी उसका नाम था गडांस्क संधि। तीसरा प्रश्न है, अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान को कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1789 ईस्वी में, 1789 में अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान लागू किया गया था। चौथा प्रश्न है, ब्रिटेन में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में किसने उद्गार व्यक्त किया था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो यह उद्गार व्यक्त किया था महात्मा गांधी ने। उन्होंने कहा था 1922 में कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाल कर रखा गया और उन्हें 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया था। उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कि उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स और यह 12 मोटे मोटे खंडों में पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षों पहले हमने अपनी नीति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें। और भी इसमें कई लाइन कही गई हैं और अंत में कहा गया है और भविष्य में हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। उपरोक्त कथन किसका है? याद रखें कि यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। उन्होंने इस बात को कहा था कि वर्षों पहले हमने अपनी नीति के साथ साक्षात्कार किया था। आप इस लाइन को याद रखें, आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस वर्ष संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया वह कौन सा संवत था? आप तो जानते हैं कि आपका संविधान किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, लेकिन आपको बताना है यहाँ पे कि वह कौन सा संवत था। तो वह था संवत 2006 विक्रमी। आप जरूर याद रखें इसको, यह भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो वह था 42वां संविधान संशोधन। इसी के द्वारा भारत के संविधान को एक नया शब्द मिला और वह था धर्मनिरपेक्ष। इसके अलावा समाजवाद भी जोड़ा गया इसी में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो वह था 1989 ईस्वी में 66 संविधान संशोधन के द्वारा, अर्थात 1989 ईस्वी में 66वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की उम्र सीमा को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो वह था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था और यह संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, यदि कोई सरकार अल्पमत में होने के कारण लोकसभा या किसी विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने में विफल हो जाती है तब वैसी स्थिति में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर आप जाने, इसको कहते हैं मध्यावधि चुनाव। जो चुनाव होते हैं सरकार के अल्पमत में होने के कारण विश्वास मत हासिल न करने की स्थिति में सरकार गिर जाती है और जो पुनः चुनाव होते हैं वो होते हैं मध्यावधि चुनाव। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कब पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया था? तो वह समय था 1979 ईस्वी में वीपी मंडल की अध्यक्षता में।
अगला प्रश्न, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा 1/6 सदस्यों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं? यहां से इतिहास शुरू होता है। तो इसका उत्तर है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? तो मुख्य अंग हैं 6। कौन कौन? आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अगला प्रश्न है, वेट्टी प्रथा क्या थी? याद रखें, आंध्र प्रदेश के आदिवासियों द्वारा की जाने वाली बलात् मजदूरी जो थी, जो जबरन मजदूरी कराने की प्रथा थी इन आदिवासियों से, उसको कहा जाता था वेट्टी प्रथा। अगला प्रश्न, मारिया प्रथा क्या थी? तो इसका उत्तर है कंद आदिवासियों में व्याप्त मानव बलि प्रथा को मारिया प्रथा कहते थे। अगला प्रश्न है, दामने कोह किसे कहा जाता था? याद रखें, भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो संथाल बहुल क्षेत्र था उसे दामने कोह कहा जाता था। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? तो इसका आरंभ हुआ 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को शुरुआत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने दिनों के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ? तो वह समय था 21 वर्षों के बाद। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हो गई उसके 21 वर्षों के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, किस संधि के माध्यम से जर्मनी को राष्ट्र संघ में शामिल किया गया? तो वह संधि थी लोकार्नो की संधि जो 1925 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रारंभ में राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर केवल 4। प्रारंभ में अमेरिका इसका सदस्य नहीं था, बाद में अमेरिका इसका स्थायी सदस्य बना। अगला प्रश्न, मानकी और मुंडा प्रणालियां क्या थी? तो यह थी सिंहभूम जिले में प्रचलित राजस्व वसूली की प्रणाली थी जिसे मानकी और मुंडा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जर्मन गणतंत्र की समाप्ति और नाजी क्रांति के आरंभ को हिटलर ने क्या नाम दिया? तो इसका नाम रखा गया तृतीय राइख। अगला प्रश्न, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमशः कब अमेरिका के द्वारा एटम बम गिराया गया? इसका उत्तर होगा क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, यानी 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी पर। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न, फ्रांस में राजा की निरंकुशता और स्वच्छता पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो जो संस्था लगाती थी अंकुश उसका नाम था पार्लमा। अगला प्रश्न, अमेरिका में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था थॉमस जेफरसन ने। अगला प्रश्न है, 1519 ईस्वी में किसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया? तो वह नाम है मैगलन का। मैगलन ने 1519 ईस्वी में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। अगला प्रश्न, और यह प्रश्न ज्योग्राफी से है, भूगोल से, 2 नदियों के बीच के प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को सिंधु की देन कहा जाता है? तो वह देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान को सिंधु की देन कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस देश को पूर्व का मोती या मोतियों का द्वीप कहा जाता है? तो वह देश है श्रीलंका। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं जमुना। आपको मैंने पहले ही कहा कि क्विक रिवीजन के लिए मैंने किया है, तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो वह की गई थी, सबसे पहले जनगणना हुई 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, लेकिन पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी 1881 में, अर्थात 1881 ईस्वी में हुई थी। और इसी के बाद प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना करने की परंपरा शुरू हुई। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र अकेला देश कौन है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं? तो वह देश कोई और नहीं बल्कि भारत ही है। भारत में शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, एल नीनो का अर्थ क्या है?
तो एल नीनो का अर्थ होता है शीशु। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है और यह पेरू और इक्वेडोर की एक गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न, एक विस्तृत क्षेत्र में कितने वर्षों से अधिक समयावधि के मौसमी या वायुमंडलीय विशेषताओं की कुल योग के औसत को जलवायु कहा जाता है? याद रखें कि वह है 30 वर्षों का समय। अगला प्रश्न है, टिहरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वह है भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना स्थित गांधी सेतु पुल का निर्माण कब किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1984 ईस्वी में गंगा नदी पर पटना स्थित गांधी सेतु पुल का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की सभ्यता का विकास किस नदी की घाटी में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा वांगहो नदी की घाटी में। अगला प्रश्न, बेतिया का सरैया मान और बेगूसराय का कांवर झील किस प्रकार के झील के उदाहरण हैं? तो गोखुर झील के उदाहरण दोनों हैं। बेतिया का सरैया मान और बेगूसराय का कांवर झील ये गोखुर झील के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है? तो वह नदी है कोसी नदी को, आप जानते होंगे इसको। अगला प्रश्न, गंगा द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ मैदान को क्या कहा जाता है? तो वह है टाल। और अंतिम प्रश्न है, अलकनंदा नदी किस स्थान से गंगा नदी के नाम से प्रभावित होती है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी से मिलने के बाद अलकनंदा को गंगा कहा जाता है। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हमको। ऐसे और वीडियो मैं आपको दूंगा। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि यह वीडियो केवल जल्दी जल्दी रिवाइज कराने के लिए बनाया गया है। पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे जरूर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।